500 और 1000 नोट बंद करने की प्रक्रिया में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। अगेन सुन लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस डिमोनेटाइजेशन की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, आर्थिक फैसले हैं, इन्हें पलटा नहीं जा सकता है और यह प्रक्रिया एकदम सही थी। 5 जजेस की बेंच थे साथियों, जस्टिस रामा सुब्रमण्यम, बी.आर. गवई, अब्दुल नजीर, ए.एस. बोपन्ना और नाग रत्ना। अब यहां पर यह चीज ध्यान रखिएगा, इन 5 जजेस की बेंच में से ये जो 1 2 3 4 जजेस हैं, इन 4 जजेस ने तो फैसला डिमोनेटाइजेशन के पक्ष में दिया है, यानी नोटबंदी को सही बताते हुए दिया है, और वहीं एक मैडम जो है इन्होंने इस फैसले में अपनी असहमति दर्शाई है। इन 5 में से 4 जजेस ने क्या कहा है, इनका कहना है नोटबंदी से पहले सरकार और आरबीआई के बीच बातचीत हुई थी। आप याद करिए मैंने आपसे क्या कहा था, जब आरबीआई से सवाल पूछे गए थे तो आरबीआई से पहला सवाल यही पूछा गया था कि आपको 8 नवंबर के दिन ही जानकारी दी गई थी या आपको पहले से पता था। आंसर था आरबीआई को 6 महीने से पहले पता था। आप इससे अंदाजा लगाइए, बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि सरकारी फैसलों में सरकार खुद से फैसले ले लेती है, करने के बाद में किसी को इन्फॉर्म करती है। अंदाजा लगाइए, ऐसी स्थिति में सरकार ने आरबीआई को 6 महीने से पहले बताया हुआ था। हर प्रक्रिया ऑन पेपर पूरी हो रही थी और उसके बावजूद भी दुनिया को कानो कान खबर नहीं लगी। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब निर्णय था जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात में कही है, यानी कि सरकार और आरबीआई के बीच में पहले से बातचीत चल रही थी। नोटबंदी सरकार का कोई भी मनमाना फैसला नहीं है। अचानक 8 नवंबर को जब हुआ 2016 में तो लगा कि यह तो अचानक आ गया है, लेकिन आरबीआई सुप्रीम कोर्ट का कहना ऐसा कुछ नहीं है। हम सारे डॉक्यूमेंट्स देख चुके हैं, यानी कि आरबीआई के द्वारा और सरकार के द्वारा जो हलफनामे पेश किए गए उसमें वो सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने खोल कर रखी गई कि श्रीमान हमारे सामने सारे डेटा उपलब्ध हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सरकार की नीति और नियत ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने नोटबंदी को सही ठहराते हुए कहा कि नीति और नियत एकदम सही थी। इसके साथ साथ केंद्र सरकार ने आरबीआई से मशवरा भी किया था, लिहाजा नोटबंदी पर सवाल उठाने वाली सभी याचिकाएं खारिज की जाती हैं। साथ में कोर्ट ने यह भी कहा कि नोटबंदी के फायदे और नुकसान के आधार पर फैसले नहीं सुनाए जा सकते। ध्यान से सुनिए साथियों, अब यहां पर 2 प्रकार की बातें निकल कर आती हैं। इस घटना को अगर आप सुन रहे हो तो आप अभी से ही अब यहां पर आप एक वाद विवाद में फंस चुके होंगे। एक तो यह कि सर फिर उस नोटबंदी से जो आपका उद्देश्य था वो फुलफिल हुआ अथवा नहीं हुआ। नंबर दूसरा कि सर जो इतने सारे लोग लाइन में लगे, इतने सारे लोगों के रोजगार चले गए, इतने सारे उद्योग धंधे चौपट हो गए, बड़ी मात्रा में लोगों को किल्लत उठानी पड़ी, बड़ी सारी परेशानियां उठानी पड़ी, बहुत सारा ऐसा रोजगार जो कि दिहाड़ी पर चलता था वो सब रुक गया। ऐसी स्थिति में सरकार ने फैसला क्यों नहीं दिया, आरबीआई ने कोई फैसला क्यों नहीं सुनाया? ध्यान से समझिए, आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट ने जिस विषय पर बहस करके निर्णय दिया है वो कानून पर दिया है। देखिए सुप्रीम कोर्ट यहां पर जो काम फॉलो करती है वो ये है कि जिस कानून के दायरे में यह काम किया गया था वो सही था या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इसकी नियत क्या थी और इसके परिणाम क्या निकले, इन विषयों को ध्यान में रखते हुए हम निर्णय नहीं दे सकते। अर्थात नियत ठीक थी, यह हमने जांच लिया, परिणाम थे कि यहां से जो चीज होंगी आगे वो सब सही तरीके से हो जाएंगी और लोगों को परेशानी आएंगी या नहीं आएंगी, यह भी कैलकुलेशन में था। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आइए जानते हैं। जस्टिस गवई ने कंक्लूड करते हुए कहा, द पर्पस ऑफ द डिमोनेटाइजेशन वाज प्रॉपर, यानी जिस उद्देश्य से इसको लाया गया था वो एकदम सही था। देयर वाज ए रीजनेबल नेक्सस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लैंपिंग डाउन ऑन ब्लैक मनी, टेरर फंडिंग, काउंटरफीटिंग ऑन द एक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन, यानी कि इस प्रकार के कार्य को करने से पहले बहुत अच्छे से सरकार ने यह विचार किया था कि इसके करने से क्या क्या होगा। द एक्शन ऑफ डिमोनेटाइजेशन और टाइम गिवन फॉर द करेंसी एक्सचेंज वर नॉट हिट बाय द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यानी ऐसा नहीं हो सकता या हम ऐसा नहीं कह सकते कि लोगों को मौका नहीं दिया गया नोट बदलने का। यहां पर आंसर देते समय कहा है कि लोगों को नोट बदलने के लिए प्रॉपर 52 दिन का समय दिया गया था, लेकिन 1978 में जब यह फैसला एक बार नोटबंदी का पहले हुआ था तब केवल कुछ ही दिन दिए गए थे लोगों को अपने नोट बदलने के लिए, केवल 3 दिन का वक्त दिया गया था। यदि कोई यह कहता है कि इस बार वक्त नहीं दिया गया तो वो बात गलत है। द मेजॉरिटी जजमेंट ने कहा है कि आरबीआई डिड नॉट हैव एनी इंडिपेंडेंट पावर टू एक्सटेंड द टाइम पीरियड, आरबीआई के पास ऐसा करने का कोई इंडिपेंडेंट पीरियड टाइम नहीं है, लेकिन सरकार की मदद से यह काम सक्सेसफुली हो पाया, ऐसा कहा है। अब मैं आपको यहां पर एक तथ्यात्मक जानकारी अतिरिक्त रूप से दे देता हूं। 1978 में भी देश के अंदर नोटबंदी हुई थी, 1000 और उससे ऊपर के जो नोट थे उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी। साथियों देश में नोटबंदी का इतिहास पहले भी हुआ है। 1946 में जब अंग्रेजी हुकूमत हुआ करती थी तब 12 जनवरी 1946 को वायसराय गवर्नर जनरल जो वेवेल थे उन्होंने उच्च मूल्य के जो नोट थे उनके ऊपर पाबंदी लगा दी थी। ऐसे ही 1978 में जब जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार हुआ करती थी, जिस समय मनमोहन सिंह जी वित्त सचिव हुआ करते थे, उस समय पर साथियों दूसरी बार नोटबंदी हुई थी 16 जनवरी 1978 को। सुप्रीम कोर्ट ने इसका भी रेफरेंस लेते हुए कहा है कि उस समय केवल 3 ही दिन का वक्त दिया गया था, लेकिन जो 2016 की नोटबंदी हुई उसमें पूरा 52 दिन का लोगों को समय दिया गया। इस आधार पर सरकार की नीयत पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। यहां पर जो एक जज बच गई जिनका नाम था बीवी नागरत्ना, उन्होंने कहा कि हम बेंच के निर्णय से सहमत नहीं है। चूंकि निर्णय बहुमत से लिया जाता है, 4 जजेस ने जो कहा वो ठीक है, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं और इन्होंने कहा कि यह बात किसी भी प्रकार से सही नहीं हो सकती, यानी इनके पॉइंट भी आपको सुनने चाहिए। साथियों जब भी कभी कोर्ट के फैसले आते हैं तो जो मेजॉरिटी वर्सेस जो दूसरा जज होता है जो कि अपनी राय रखता है लेकिन उसकी राय की वजह से निर्णय प्रभावित नहीं होते, उस जज की राय भी जानना जरूरी होता है। तो बीवी नागरत्ना ने क्या कहा आप वो भी जान लीजिए। इन जस्टिस ने कहा कि 8 नवंबर 2016 को केंद्र सरकार की तरफ से जो नोटबंदी की गई थी वो गैर कानूनी थी। अब यहां पर यह पॉइंट जानना बहुत जरूरी है, कानूनी और गैर कानूनी अर्थात होता क्या है। यहां पर जज का कहना है कि भाई साहब उस समय जिस कानून को ध्यान में रखते हुए नोटबंदी की जा रही थी ऐसा कोई कानून है ही नहीं। अब आप पूछेंगे ऐसा कौन सा कानून है जिसको रखते हुए बात की जा रही थी, तो साथियों आरबीआई का बना हुआ एक एक्ट है 1934 आरबीआई
एक्ट जिसकी धारा 26 क्लॉज 2 उसी के अंदर यह बात मेंशन्ड है कि किस प्रकार से डिमोनेटाइजेशन किया जा सकता है। तो आपका कहना है कि यह गैर कानूनी था, नंबर एक। दूसरी बात, रिकॉर्ड्स के अनुसार 98% का नोटों का एक्सचेंज पूरी तरह कंप्लीट हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि नोटबंदी का मकसद पूरा नहीं हुआ। मकसद क्या था कि भाई जो ब्लैक मनी है वो वापस नहीं आएगी, आतंकवाद के अंदर पैसे का उपयोग हो रहा है, नकली नोट छप रहे हैं। जब 98% नोट वापस आ गए, इसका मतलब उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। तीसरी बात इन्होंने कही कि 500 और 1000 रुपए के सभी नोटों पर बैन लगाना पूरी तरह गैर कानूनी है और यह फैसला चूंकि लिया जा चुका है, अब इस बात पर कोई एक्शन हम ले नहीं सकते। लेकिन मैं अपना डिसेंट यानी कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, यह बात सबको बताना चाहती हूं। और चौथा जो पॉइंट है, चूंकि नोटबंदी का मकसद सही था, सरकार ने जिस उद्देश्य से नोटबंदी करना चाही थी वो सही थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इससे सरकार ब्लैक मनी, टेरर फंडिंग आदि पर रोक लगाना चाहती है। उस बात को अगर ध्यान से देखा जाए तो लीगल ग्राउंड पर यह बात पूरी तरह गैर कानूनी है, ऐसा बीवी नागरत्ना ने कहा। अर्थात अब यहां पर एक बात आपके समझ में आनी चाहिए। कुल 5 जज थे जिनकी संवैधानिक पीठ बनी थी, उनमें से 4 जज ने कहा कि यह बात पूरी तरह कानूनी है, एक ने कहा नहीं है। सही क्या माना जाएगा? जो 4 ने कहा। 4 ने क्या कहा? नोटबंदी कानूनी थी। परिणाम क्या निकला? परिणाम यह निकला जो भी याचिकाएं दायर की गई थी, 58 की 58 याचिकाएं अब खारिज हो जाएंगी। यानी कि 6 साल से चला आ रहा संग्राम, जो याचिकाओं के माध्यम से बार-बार इस मुद्दे को उठा रहा था कि क्या कानूनन रूप से वो सही था या गलत था, अब वो सारी याचिकाएं रद्द कर दी जाएंगी। आपको याद होना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जब अपने द्वारा यह अनाउंस किया गया था कि हमने नोटबंदी कर दी है, उस समय मेजर एक्शन लेने का वो ये था कि इसकी वजह से करप्शन रुक जाएगा। लेकिन फिलहाल इस घटना में क्या हुआ वो आपके सामने है। आपको याद होगा 8 नवंबर रात 12 बजे का वो समय 2016 में, जब 500 और 1000 के रुपए के नोटों को पूरी तरह बंद करने का ऐलान किया गया था, जिसके 5 बड़े मकसद बताए गए थे। काले धन पर रोक लगाना, दूसरा देश को कैशलेस बनाना, नकली नोटों को खत्म करना, बड़े नोटों को कम करना ताकि काला धन जमा ना हो, और आतंकियों और नक्सलियों की कमर तोड़ना। हालांकि इन उद्देश्यों में जो अन्य निहित उद्देश्य थे जिनकी घोषणा नहीं थी, वो था इकोनॉमी को डिजिटल बनाना, जो कि साइड प्रोडक्ट के रूप में अपने आप हो गई। यानी कि लोगों ने ऑटोमेटिक और उपलब्ध संसाधन उपयोग करने शुरू कर दिए और डिजिटल इकोनॉमी बनते समय लोगों के द्वारा पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जैसी चीजें उपयोग में ली गई और भीम जैसा यूपीआई ऐप बनकर के तैयार हो गया। साथियों, अगर आप सबको इस बात की घटना सिलसिलेवार तरीके से बताई जाए तो एक बार के लिए जरा ध्यान दीजिए। अब मैं आपको बिंदुशः यानी कि जब से घटना शुरू हुई तब से लेकर आज